इमर्जिंग एशिया कप जो शुरू होना है 13 तारीख से, और वक्त की अगर बात करें तो सिर्फ कहीं ना कहीं बीच में एक दिन बचा हुआ है, और उसके बाद परसों से ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। 3 एशिया टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो प्रीमियर कप की फाइनलिस्ट और थर्ड प्लेस की टीम थी, ओमान, यूएई और नेपाल। अगर हम देखें कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एज एस्ट्रेट, कि अगर आप देखें कि एस्ट्रेट इन 3 टीमों से किस तरह के एक्सपेक्टेशन आप इस टूर्नामेंट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रीवियस एनकाउंटर में आखिर उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दी थी। अगर हम देखें जो पिछला इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, वहां पर यूएई जो है वो उस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहा था। जी हाँ, यूएई उस टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाया था। वहां पर ओमान और नेपाल जरूर मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं 2019 की, जो लास्ट एसीसी इमर्जिंग एशिया कप जो हुआ था वहां पर। तो उससे पहले यूएई, उससे पहले वाले में यूएई जरूर था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात कहने की हो जाती है। बहुत ही आज से 5-6 साल लास्ट एडिशन की कंपैरिजन में यहाँ पर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्लेयर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और खेलने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा बदलता है। टीम्स के कई सारे अप एंड डाउन्स रहते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। तो लास्ट एंड का जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, वहाँ पर ओमान और नेपाल, ये 2 टीमें वहाँ पर थी। तो चलिए जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस उस इमर्जिंग एशिया कप में क्या थी। उसके बाद ये जानेंगे, ये कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है और किन किन एरियाज में क्या कुछ बेहतर करने की ज़रूरत रहेगी, एक्सपेक्टेशन क्या कितनी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पिछले इमर्जिंग एशिया कप की बात करें तो ओमान का जो परफॉर्मेंस था वो किस तरीके का था, अगर हम फेस बाय फेस देखें। नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम देखेंगे आप ओमान के लिहाज से, तो मोस्ट रन्स को अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें ओमान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए थे, वहाँ जतिंदर सिंह ने 3 इनिंग्स में 204 रन वहाँ बनाए थे। वहीं पर नसीम खुशी जो कि वहाँ पर उसमें मौजूद थे 2019 के इमर्जिंग कप में, उन्होंने 3 इनिंग्स में 85 रन किए थे। तो ये इन दोनों बल्लेबाजों ने ओमान के लिए अपने सबसे ज़्यादा रन किए थे, अगर हम बात करें उस इमर्जिंग एशिया। बिल्कुल, आप डिफरेंस देखिए, 204 रन बनाए जतिंदर ने, जिसमें 1 सेंचुरी थी उनकी, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 100 भी नहीं है, उससे भी नीचे 85। यानी जतिंदर सिंह के अलावा कोई परफॉर्मेंस वहां पर देखने को नहीं मिला एज अ बैटिंग यूनिट ओमान की तरफ से। वहीं सेंचुरीज की बात करें तो 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरीज ओमान की टीम ने उस 3 मैचेस में मिलाकर लगाया, जिसमें 1 सेंचुरी जो है वो जतिंदर सिंह की थी। 131 रन की इनिंग उन्होंने खेली थी शायद श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो बॉलर्स की टैली की तरफ चले तो वहाँ क्या कुछ हाल है। नहीं, ज़रूर देखिए, मोहम्मद नदीम और संदीप गौर, इन दोनों ने ही 2-2 विकेट निकाले थे, और ये विकेट की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ओमान की तरफ से बॉलर्स भी थे, और इतना सिर्फ 2-2 विकेट यहाँ निकाले गए हैं, जबकि उन्होंने 3-3 मैचेस भी खेले थे। ये बड़ी हैरानी होती है अपने आप में। बिल्कुल, और वहीं पर अब एक और स्टैट्स की बात करें तो हाईएस्ट टोटल जो ओमान ने उस इमर्जिंग एशिया कप में लगाया था वो था 269 फॉर 6, लेकिन वो चेस कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ। या श्रीलंका को उन्होंने मात दी थी उस इमर्जिंग कप में, और वहां पर 268 का जो टारगेट है वो चेस कर रहे थे। 269 पे 6 विकेट उन्होंने इस चेस को कंप्लीट कर लिया था। ये उनका हाईएस्ट टोटल भी रहा। इसी में जतिंदर सिंह ने 131 रन की एक बेहतरीन इनिंग जो है वो खेली थी। तो ये तो कुछ हाल रहा उनके स्टैट्स का। कुछ अदर स्टैट्स की बात करें तो ओवरऑल पिक्चर ओमान के लिए कैसा रहा था 2019 का इमर्जिंग एशिया कप में? बिल्कुल, 3 मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ खेला। श्रीलंका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैचेस खेले थे, जिसमें कि उनमें उन्हें श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छी जीत मिली, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें हार मिली थी। 2 मैच हारे थे और 1 में उन्हें जीत मिली। बिल्कुल, तो 3 मैचों में 1 में जीत मिली और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हाल था ओमान का, और इसी वजह से दो हारे तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट राउंड पर पहुंच नहीं पाए, तो ग्रुप स्टेज से ही कहीं ना कहीं वो बाहर हो गए थे। तो ओवरऑल अगर अब जो हमने आपके सामने स्टैट्स देखे तो जतिंदर सिंह ने ही थोड़ा बहुत वहाँ पर इम्प्रेस किया था। 3 इनिंग में 200 कुछ रन मारे थे, 131 सेंचुरी भी उन्होंने लगाई थी। तो जतिंदर सिंह इंप्रेसिव रहे थे। बाकी ओवरऑल उस ओमान के लिए उस पूरे टूर्नामेंट में ना ही कोई बॉलर ना ही कोई बैट्समैन खास इम्प्रेस करने में या फिर कुछ प्रॉमिसिंग करने में कामयाब रहे थे, अगर हम ओमान के लिए उस फेस को देखें। अब चलते हैं दूसरी टीम नेपाल के खिलाफ। नेपाल भी उस टूर्नामेंट में यहाँ पर था। उनके मोस्ट रन की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी आज की डेट में देखें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है। वो क्या है आपको जैसे समझाते हैं। मोस्ट रन का जो उनका टैली रहा था 2019 में वो कुछ इस तरीके का है, क्योंकि यहाँ पर हमें जानबूझकर इतने सारे नाम्स लिखने पड़े। शरद वैश्वेकर 3 इनिंग में 134 रन, ये हाईएस्ट थे, ये टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर थे नेपाल के लिए इमर्जिंग एशिया कप में 2019 के। 3 इनिंग में 134 रन। दीपेंद्र सिंह 3 इनिंग में 67 रन।
पवन श्रॉफ 3 इनिंग में 65 रन, आरिफ शेख 3 इनिंग में 55 रन, करण केसी 3 इनिंग में 45 रन। अब आप सोच रहे होंगे हमने ओमान के सिर्फ टॉप 2 बताया, यहाँ पर टॉप 5 क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स जो आप देख रहे हैं वो इस बार जो इमर्जिंग एशिया कप जो नेपाल खेलने वाला स्क्वाड में है ही 4 नहीं है, 4 इसमें से है नहीं। शरद नहीं है, दीपेंद्र सिंह यारी G20 खेलने के लिए जा रहे हैं, पवन श्रॉफ यहाँ पर इकलौते प्लेयर जरूर यहाँ पर मौजूद है जिन्हें लास्ट मोमेंट उसके ही नीचे वाले प्लेयर आरिफ शेख को रिप्लेस कर लिया गया और करण केसी को भी रेस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखें तो पवन श्रॉफ भी कहीं ना कहीं स्क्वाड में है, यानी एक्सपेक्टेशन किन प्लेयरों से होगी आगे बात जरूर करेंगे। ये मोस्ट रन की टैली थी वहां पर, लेकिन आप उसमें भी देखिए सिर्फ एक है जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया 3 इनिंग में 135 रन, उसके अलावा 134 रन, उसके अलावा 67, 65, 55, 45 बहुत ही ज्यादा खराब बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला था। अगर हम बात करें वहां पर इन कंपेयर टू ओमान से ज्यादा खराब बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिला अगर हम देखें, क्योंकि ओमान का एक तो 200 क्रॉस एक प्लेयर ने किया, उसके बाद एक जो थे वो 80 के आसपास एक क्रॉस किया, एक सेंचुरी भी आई थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कोई सेंचुरी नहीं नेपाल के और 2 हाफ सेंचुरीज यहाँ पर निकलकर जरूर आई थी। तो बैटिंग डिस्प्ले जो है वो काफी ज्यादा खराब रहा था नेपाल का पिछले इमर्जिंग एशिया कप में। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जरूर बात करते हैं। अब मोस्ट विकेट्स की टैली एंड उसी इमर्जिंग एशिया कप में लास्ट वाले में नेपाल की क्या हाल रहा? नहीं जरूर देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे विकेट्स में तो यहाँ पर भी आपको 4 बॉलर्स के नाम दिख रहे हैं, करण केसी, सुशांत भारी, ललित राजवंशी, अविनाश बोहरा। तो इनमें से 3 जने तो है ही नहीं इस बार स्क्वाड में नहीं, बिल्कुल इस बार स्क्वाड में नहीं है। करण केसी है, सुशांत भारी और आपके अविनाश बोहरा, ये तीनों ही नहीं है। ललित राजवंशी हैं जिन्होंने 1 विकेट निकाला था 2 मैचेस खेलकर, वहां पर उन्होंने 1 विकेट निकाला। तो उसके बाद आप देखेंगे तो इन बॉलर्स जो इस बार लेके जा रहे हैं उन पर क्योंकि उन्हें इस जगह का कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, या इमर्जिंग कप का कोई इतना खासा अच्छा, क्योंकि इमर्जिंग कप ऑब्वियसली ये यूथ लोग ज़्यादा खेलते हैं, नए नए जो टीम में आए हैं उन्हीं के लिए मौका होता है। लेकिन अब वो प्लेयर यहाँ नहीं है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट है 5 विकेट, करण केसी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में थे। बिल्कुल, तो हाईएस्ट टोटल की अगर बात करें नेपाल ने जो हाईएस्ट टोटल कहीं ना कहीं बैटिंग करते हुए लगाया था वो था 217 रन हांगकांग के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 50 ओवर पूरे बैटिंग जरूर की थी लेकिन 217 रन लगाने में कामयाब हुए थे हांगकांग के खिलाफ और ये उनका हाईएस्ट टोटल रहा था। तो जैसे बैटिंग हमने कहा कि बैटिंग डिस्प्ले जो है वो नेपाल का इतना खास है, ओमान का भी कोई खास नहीं रहा। जतिंदर सिंह के जो स्टैट्स थे वो बहुत ही बेहतरीन थे, क्योंकि सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ आई थी वो हाईलाइटेड था, वरना उसके अलावा ओमान की भी ओवरऑल उनके अलावा बाकी प्लेयर्स की काफ़ी ज़्यादा खराब रही थी। यहीं पर नेपाल की बात करें तो ओवरऑल बैटिंग डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था। खैर अदर स्टैट्स की हम बात करें तो वो क्या निकल कर आ रहे हैं नेपाल के लिए उस इमर्जिंग एशिया कप? बिल्कुल, अदर स्टैट्स की बात करें तो 3 मैचेस खेले नेपाल ने और 1 में उन्हें जीत मिली और 2 में उन्हें हार मिली थी। और सेम मैच ओमान की तरह ही एक श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जीता था, नेपाल ने हांगकांग के खिलाफ यहाँ पर जीता था। बस यही थोड़ा डिफरेंट है, उन्होंने एक बड़े अपोनेंट को हराया था, नेपाल ने अपनी एक हमवतन एसोसिएट को हराया था और इंडिया और बांग्लादेश से नेपाल को हार मिली। बिल्कुल, तो ये हाल रहा था 2019 की अगर बात करें जो लास्ट इमर्जिंग एशिया कप था उसमें ओमान और नेपाल का हार। और जहाँ तक बात यूएई की है तो यूएई उस इमर्जिंग एशिया कप में था नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिफाई वो नहीं कर पाए थे। तो उस हांगकांग ने वहाँ पर क्वालिफाई किया था। और हांगकांग की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हांगकांग इस बार इमर्जिंग एशिया कप में है नहीं, तो उनकी बात यहाँ पर करना टाइम ऑफ वेस्ट होगा। खैर ये बात हो गई 2019 के बारे में। 2023 की एक्सपेक्टेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल एक चीज़ जरूर देखना चाहेंगे। 2019 में जो इमर्जिंग एशिया कप था वहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताएं कि चाहे वो ओमान हो या फिर नेपाल हो, दोनों ही 50 ओवर पूरे बैटिंग करने में पूरी तरह से फेलियर नजर आए थे। नेपाल ने हांगकांग के खिलाफ 50 ओवर की बैटिंग जरूर की थी, जहां पर 217 रन उन्होंने लगाए थे। हांगकांग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ वो 50 ओवर भी अपने पूरे नहीं कर पाए थे। शायद 40+ ओवर्स दोनों ही मैचेस में वो खेला और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वही ओमान की बात करें उनका भी यही हाल रहा। श्रीलंका के खिलाफ जो चेस कर रहे थे बस वहीं पर वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे, उसके अलावा बाकी दोनों मैचेस में वो 50 ओवर पूरी बैटिंग करने में नाकामयाब रहे। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि दोनों ही टीमें जो है वो कम से कम ये एक छोटा सा बॉक्स तो टिक करें कि अपने तीनों ही मैचेस में अगर उनकी बैटिंग पहले आती है तो कोशिश करें कि कम से कम 50 ओवर पूरे बैटिंग करने का ये अच्छा टिक है। देखिए हम पहले भी ये चीज़ कह चुके हैं कि इमर्जिंग एशिया कप जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ग्लोबल क्वालिफायर, वो चीज़ अलग होती हैं, लेकिन इस तरीके के टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर आप वो सब कुछ कह सकते हैं कि लड़के लर्न करना, टेस्ट करना, प्लेयरों को अच्छे तैयारी करना, यहाँ पर आप रन ले सकते हैं, बॉलें लीजिए, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ चल सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अगर हार गए तो भी कुछ नहीं जाएगा और जीत गए तो फिर भी बहुत कुछ एक बूस्टर मिल
मिलेगा, लेकिन जरूर, हार गए तो बिल्कुल। आपसे कुछ जाएगा नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, ये लर्निंग की जगह है। अब ये है learning का वाकई में, platform। जी हाँ, इससे ना आप कुछ खोने वाले हैं, ना Yeah। ओडीआई स्टेटस, ना कोई रैंकिंग, बिल्कुल, ना कुछ भी नहीं, ना कोई प्लेयर का इंडिविजुअल रैंकिंग गिरेगा, Yeah। कुछ नहीं होगा। List है matches। बस लेकिन बहुत अच्छा है कि आपके लिस्ट के करियर में जुड़ेंगे, जो बिल्कुल। आपके एक पोर्टफोलियो या प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ हमने इतने लिस्टें खेले हैं, इतने रन्स किए हैं, वो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ इसको दोनों ही टीमें बहुत शानदार तरीके से ले, प्लेयर्स ऐसा परफॉर्म ना दिखाएं जो 2019 में दिखाया था। बिल्कुल, 2019 के नंबर्स हॉरिबल है दोनों ही टीमों। ज़रूर ढेरों रन्स करें और आपने सही कहा, पिच पर वक्त बिताएं, हमें भी लगे कि हाँ 50 ओवर खेलने के लिए लड़के उतरे हैं, अच्छा टारगेट चेस करने के लिए आया है, तो उसको पेचीदा ना बनाकर अच्छी तरीके से चेस करना हो या टारगेट देना हो तो भी पूरे 50 ओवर का यूटिलाइज करना सीखें तो बेहतर होगा। अब लर्निंग करने की बारी है, जब इतने बड़े बड़े इवेंटों में जहाँ ये कहना नहीं चाहिए कि लर्न करने के लिए जा रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल ही ये बेवकूफ़ जैसी बातें लगती है कि इतने बड़े बड़े इवेंट में लर्न नहीं होता, वहाँ करके दिखाना होता है। लेकिन ये सच में ये जगह है जहाँ आप लर्न करें, सीखें, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है आपके अपोनेंट में वो नेशनल टीम में आकर खेल चुके हैं, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इन टीमों में है कुछ प्लेयर जिसमें जो नेशनल टीम में आकर खेलकर इंडिया की टीम में है तो खेल चुके हैं, तो अच्छा रहेगा, या खेलने वाले हैं जिनका कॉल अप होने वाला है, तो बेहतर होगा कि आप प्लीज़ अच्छा क्रिकेट खेलें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहला हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि तीनों ही मैचेस में अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो डेफिनेटली आप 50 ओवर पूरे बैटिंग करने की मस्त कोशिश करिए, क्योंकि पिछली बार ये चीज़ हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली थी। एक मैच में मिली थी हांगकांग के खिलाफ और एक मैच में ओमान की मिली थी श्रीलंका के खिलाफ। ये तो बात हो गई पहले एक्सपेक्टेशन की। दूसरे एक्सपेक्टेशन की बात करें तो अगर आप देखेंगे ओमान और नेपाल दोनों ने मिलाकर उस पूरे टूर्नामेंट में पिछले इमर्जिंग कप में 4 हाफ सेंचुरीज लगाई थी और 1 सेंचुरी आई थी। बिल्कुल, यानी दोनों ने मिलाकर 6 मैचेस खेले। आप 50 ओवर के 6 मैचेस खेल लिए आप दोनों टीम्स ने मिलाकर, और उसमें हाफ सेंचुरी सिर्फ गिन के 4 और सेंचुरी सिर्फ 1 जतिंदर सिंह के बल्ले से। ये नंबर बढ़ाना होगा क्योंकि अब आपने इन 4 सालों में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेला है, वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2। आपने इतने मैचेस खेले, इतने 50 ओवर क्रिकेट खेला है, तो ये जो आपने सीखा है ये अब दिखाने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने फिर से वही परफॉर्मेंस दोहरा दी जो आपने 2019 में दोहराई थी। याद रखिएगा ये सारी बातें हम दोनों टीमों के लिए कह रहे हैं, ओमान नेपाल दोनों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों सारी एशियट्स की एक साथ बात हो रही है और यूएई के लिए भी वही चीज़ें अप्लाई जरूर यहाँ पर हो जाती है। यूएई को भी आप इसमें इंक्लूड करें, एक्सपेक्टेशन में तो उनको भी इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि उनसे भी यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली 4 हाफ सेंचुरीज 1 सेंचुरी, इससे बात नहीं बनेगी। कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, अगर नेपाल की बात करें तो कम से कम 4 से 5 हाफ सेंचुरीज यहाँ पर हमें देखने को मिले मिनिमम तौर पर। मैक्सिमम तो देखिए कोई पैरामीटर नहीं होता। आप कितना अच्छा कर सकते हैं वो तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कितना खराब कर सकते हैं वो भी आप ही के हाथ में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कम मिनिमम 4 से 5 हाफ सेंचुरीज निकले, सेंचुरी ना निकले। ये नहीं कि आप जाएं सेंचुरी लगाओ, क्या है आपने सेंचुरी लगाई, हम सेंचुरी को लेकर नहीं रहेंगे यहाँ पे कि अरे सेंचुरी क्यों नहीं लगाई। कोई बात नहीं, सेंचुरी मत लगाइए, 60, 70, 75, 80 इस तरह की 3-4 इनिंग्स देखने को मिल जाए, पिच पे वक्त बिताइए, 50 ओवर बैटिंग करिए। ये सबसे मेन प्रायोरिटी टीम की होनी चाहिए। तो कम से कम हाफ सेंचुरीज का जो नंबर है वो पिछली बार से बढ़ना चाहिए दोनों ही टीमों का, क्योंकि दोनों ही टीमों ने सिर्फ 2-2 हाफ सेंचुरीज उस पूरे टूर्नामेंट में लगाई थी। एंड बॉलर्स के लिहाज से आपने देखे विकेट्स वगैरह करण ने निकाले थे वहां पर, नसीम खुशी और संदीप गौड़ ने शायद मोहम्मद नदीम और संदीप गौड़ ने 2-2 विकेट्स निकाले थे। विकेट टैली भी करण के अगर आप हटाते तो उसके अलावा विकेट टैली भी दोनों तरफ से इतना कुछ खासा हमें देखने को नहीं मिला, और सामने वाली टीमें को फुल मेंबर्स थी, काफी आसानी से वहां पर टैकल उन्होंने कर दिया। इस बार बॉलर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कितना एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब कितना वो करें, क्या करें? आप इकोनॉमिकल ज्यादा देखना पसंद करेंगे या विकेट्स के लिए जाना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप चाहते हैं? नहीं, ऑल आउट करना ऑब्वियसली। अगर आप बॉलर्स हैं, इतने अच्छे बॉलर आ रहे हैं आपकी टीम में, यूएई, ओमान और नेपाल के पास अच्छे बॉलर्स हैं, यंग कमर्स भी आ रहे हैं, न्यू कमर भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि आप उन्हें ऑल आउट करें, पूरे ओवर ना खेलने दें, तब आपकी जीत होगी। ये बॉलर्स के लिए आपने एक अच्छा चैलेंज रखा। बिल्कुल सही कहा, और ये होना भी चाहिए। हर टीम को अगर सामने वाले ओपोनेंट भले ही 300-330 कर रही है, लेकिन आप उन्हें पूरा ओवर ना खेलने दें। आप उन्हें 3-4 बॉलें बच गई हो, आपने ऑल आउट कर दिया हो, तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आपने कम स्कोर पर रोक दिया है, ऑल आउट कर दिया है, तो बहुत ही बड़ी जीत है, आप जीत देख सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कोशिश करिए कि अगर 300 मार दिए हैं उन्होंने तो इट्स ओके, पर हमने इन्हें ऑल आउट किया है, हम इन्हें ऑल आउट करके आ रहे हैं, क्योंकि बेइज्जती उन्हीं की होगी फुल मेंबर्स की जब वो ऑल आउट होकर बाहर निकलेंगे, बॉलें बची हुई रहेंगी। ऐसा मत सोचिएगा कि लिस्ट है तो उनके फुल मेंबर्स को लगेगा नहीं। जी हाँ, आप याद रखिएगा ये बात, चाहे वो एक प्रैक्टिस गेम भी खेल रहे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह लगता है
वो अगर वो छोटी टीम से जब हारते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में आप सब छोटी ही टीम है, ओमान, नेपाल और यूएई को वो लोग इस से देखेंगे कि एसोसिएट है, तो हम यहाँ आए हैं खेलने के लिए, चलिए अच्छी बात है, पर ऑल आउट करने की कोशिश करिए। बॉलर्स का यही काम है। इकोनॉमिकल वगैरह जाना तो वो थोड़े टाइम के लिए सही लगता है, लेकिन 50 ओवर में कितना इकोनॉमिकल जाएंगे बस कभी ना कभी तो फेस चेंज करके सब एक बराबर कर लेंगे। 5 बॉलर बॉलिंग कराते हैं, 5-6 बॉलर बॉलिंग कराते हैं, उसमें से 2 बॉलर ने प्रेशर बनाया, 3 बॉलर उसको रिलीज करने के लिए आ जाते हैं। तो प्लीज विकेट्स के लिए जाने की कोशिश करिएगा बजाय बचने की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्सपेक्टेशंस जो है रहने वाली है ओमान, यूएई और नेपाल से। एट द एंड जहां पर जो यंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार इस बार रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। नेपाल की जो पेस अटैक है वहाँ पर अगर हम देखें तो सोमपाल डेफिनेटली वहाँ पर है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा कि वो किस तरह से यहाँ पर इन प्लेयर यूटिलाइज करते हैं और विकेट्स निकालने में, शुरुआत में विकेट्स दिलाने में टीम को मदद करते हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं पर स्कोरिंग की बात करें तो पवन श्रॉफ एक लिस्ट पे हमने देखा था जो इस वक्त स्क्वाड में मौजूद है, बाकी सब एकदम नए नए प्लेयर्स हैं। तो देखना होगा कि आगे उनके बल्ले से किस तरीके के रन्स यहाँ पर निकलते हैं और रन्स करने होंगे। कम से कम अगर मैं नेपाल की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 प्लेयर तो ऐसे हों जिनका जो स्कोर टैली हो 3 मैचेस के बाद वो कम से कम 125 प्लस से ऊपर, इतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप जैसे हमने पहले ही कहा, अब आप अवे में गए हैं तो अवे में भी कुछ खुद को ढालने की कोशिश करिए। एक आप टूर्नामेंट आपने खेला, वहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस दिखती रही, लेकिन यहाँ पर एशियन कंडीशंस ही हैं, थोड़े से अलग है, लेकिन है तो आखिर एशियन कंडीशंस में ही, लेकिन आप घर से बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हो जो 125 प्लस मिनिमम, बिल्कुल जी हाँ, कम से कम 40 प्लस के आसपास का एवरेज रहे तो कहीं ना कहीं बात कुछ बेहतर लगेगी। बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें और डिपेंडेबल इन सब पे रहेगा, अर्जुन है, कुशल गुर्तल है, भीम शार्की है, देव खनल है, और ये सब प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दारोमदार रहने वाला है। मेरे ख्याल से आसिफ भी है, जी हाँ, तो आसिफ शेख भी है। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं इन पे बहुत प्रेशर दारोमदार रहेगा कि ये टीम्स के लिए रन्स करके दे, क्योंकि पिछली बार का जो बैटिंग यूनिट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा था। शरद वैश्विकर के अलावा किसी के जो स्टार्ट्स हैं वो आपने भी देखे, वो देखने लायक नहीं है। 3 मैचों में 65, 40, 45 ये कोई स्कोर नहीं होता। और आप सबसे बड़ी बात, आपसे एक्सपेक्टेशन अब और ज़्यादा इसलिए क्योंकि आपने 4 साल खूब 50 ओवर का क्रिकेट खेला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, लीग 2 ऐसा टूर्नामेंट उसी बीच में आया, तो आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है अलग अलग कंडीशन में जाकर। तो इस बार इमर्जिंग एशिया कप में ओमान और नेपाल अगर पुराना वाला अपना परफॉर्मेंस, यूएई भी अगर अपना पुराना वाला परफॉर्मेंस दोहराते हैं तो डेफिनेटली वो कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पर होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ बात जीत हार की नहीं कर रही, परफॉर्मेंस देख कर लगे कि हाँ वाह क्या शानदार खेले लड़के, यंग प्लेयर्स ने काफ़ी दम दिखाया और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई और इम्प्रेस किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ओमान नेपाल को यही करना होगा क्योंकि प्रीवियस एडिशन में वो थे, यूएई था नहीं, तो ऐसा ही क्रिकेट खेलना है और तीनों को कम से कम ये करके दिखाना है कि वो सांसें अटका दे सामने वाली टीम की, अपनी आसानी से हथियार ना डाले, एक तरफा मैच ना हो, बस इसी की उम्मीद करें। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं और ये पास्ट आउटिंग्स में उनका हाल रहा था जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हमने आपके सामने रखी है। लगातार बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ। बाय।